हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहाँ करते हैं इकोनॉमिक्स। तो अगर आप भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर, डेवलपमेंट थ्योरी बिग पुश अप्रोच। इनकी बिग पुश थ्योरी जो कि दी थी पॉल एंड रोजेंस्टीन रोडान ने 1943 में। नाम और ईयर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रोडान ने दी थी 1943 में। तो देखिए, देखते हैं क्या कहती है हमारी ये थ्योरी। मुझे पर्सनली ये थ्योरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब इसमें मैथमेटिक्स वगैरह कुछ भी नहीं है और बहुत ही इजी थ्योरी है। ये कहती है, एज पर दिस थ्योरी अ लार्ज एंड अ कंप्रेहेंसिव प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ हाई मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। अगर डेवलपिंग कंट्री है और वहां पर अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ का जो पाथ है उसे उस इकोनॉमिक ग्रोथ के पाथ पे ले जाना है, डेवलपमेंट के सारे बैरियर्स को हमें हटाना है, ऑब्स्टिकल को हटाना है, तो एक बहुत बड़े अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है किसी भी डेवलपिंग कंट्री में। ठीक है। जैसा कि उन्होंने एग्जांपल दिया कि जैसे कोई भी एरोप्लेन है, जब वो टेक ऑफ करता है, ठीक है, जब वो ज़मीन से ऊपर उठता है तो एक थ्रस्ट छोड़ता है। मतलब एक बार के लिए पूरा ज़ोर लगा देता है वो अपना ज़मीन को छोड़ने के लिए, और फिर वो जब ऊपर जाता है तो आकाश में ही उड़ता रहता है। इसी तरह उन्होंने इस एग्जांपल के साथ बताया कि अगर कोई भी डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ की इकोनॉमी है, अगर हमको उसे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के पाथ पर ले जाना है तो एक बहुत बड़े धक्के की आवश्यकता होगी। बहुत बड़ा धक्का, बिग पुश इज रिक्वायर्ड। और वो बिग पुश क्या है, एक बहुत बड़े अमाउंट का इन्वेस्टमेंट जो है वो चाहिए होगा। ही मेंशन दैट लाइक एन एरोप्लेन एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री टू नीड्स अ इनिशियल ह्यूज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इनिशियल ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी टू लॉन्च, एंड देयर आफ्टर इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी सेल्फ सस्टेनेड। यानी एक बार जब बड़े धक्के के साथ, एक बिग पुश के साथ जब एरोप्लेन जैसे ऊपर चला जाता है, उसके बाद जो है वो हवा में ही रहता है। वैसे इकोनॉमी को भी एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है इनिशियली, और जब वो ग्रोथ के पाथ पर आ जाती है इकोनॉमी तो फिर वो सेल्फ सस्टेन हो जाती है, अपने आप ही आत्मनिर्भर होकर उस पाथ पर चलती रहती है। बिट बाय बिट विल नॉट बी फिजिबल। अगर हम छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो फिजिबल नहीं होगा, वो कोई काम का नहीं होगा। अब जो बिग पुश थ्योरी है, वो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी से मिलती जुलती है। ठीक है। द बेसिक रेशनल ऑफ बिग पुश थ्योरी लाइक द बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी इज बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज। ठीक है। बैलेंस ग्रोथ थ्योरी से कहीं ना कहीं मिलती जुलती है, क्योंकि जो बिग पुश है उन्होंने उसका जो आधार बताया वो कुछ जो है इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की कुछ बाह्य बचते या एक्सटर्नलिटीज जो होती है इकोनॉमीज की, उस पर बेस्ड थी। uh, in the theory of welfare economics, external economies are defined as those unpaid benefits which go to third party। अच्छा, एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या होती है? एक्सटर्नल इकोनॉमीज, जैसे अगर मैं नॉर्मल आपको नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, यानी कि अगर हमने रोड्स बनाई, हमने रेलवे बनाया, हमने रोड लाइट्स लगाई, ये सारी जो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका जो फायदा है, वैसे डायरेक्टली उनका कोई फायदा नहीं मिलता है, लेकिन थर्ड पार्टी को उनका फायदा मिलता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया तो बिजनेस के लिए अच्छा होगा, इलेक्ट्रिसिटी है तो बिजनेस के लिए, प्रोडक्शन के लिए अच्छा होगा। तो ये जो है ये एक्सटर्नलिटीज होती हैं, और ये जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती हैं इसका फायदा मिलता है थर्ड पार्टी को और इकोनॉमी को, लेकिन डायरेक्टली ऐसे इसका कोई फायदा नजर नहीं आता है। द प्राइवेट कॉस्ट एंड द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट फेल टू रिफ्लेक्ट दीज। ठीक है, प्रोडक्ट के प्राइसेस में ये रिफ्लेक्ट नहीं होता है, एंड द मार्केट prices have to correct if an account of these external economies is to be taken। अगर हम ये जो बाह्यता है उसको भी अकाउंट में ले तो मार्केट प्राइसेस हैं हमको उसको बढ़ाना होगा, उसको करेक्ट करना होगा, लेकिन अधिकतर वो मार्केट प्राइसेस में दिखाई नहीं देता है। अ, अ, अब जो रोडान है, रोडान 1943 बिग पुश थ्योरी 1943 बिल्कुल याद रखना है। रोडान है जो उन्होंने 3 तरह की जो है इंडिविजिबिलिटीज या एक्सटर्नलिटीज जो है उन्होंने मेंशन की, जिसकी वजह से हमें एक बिग पुश की जरूरत होती है। वो क्या थी? इंडिविजिबिलिटी इन द प्रोडक्शन फंक्शन, दैट इज लंपीनेस ऑफ कैपिटल स्पेशली इन क्रिएशन ऑफ
सोशल ओवरहेड, सोशल ओवरहेड कैपिटल की वजह से, ठीक है, जैसे सोशल ओवरहेड कैपिटल जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स हैं, डैम्स हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, ठीक है, ये इंडिविजिबल होते हैं। स्ट्रीट लाइट है या डैम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डैम ऐसा नहीं आधा बनाएंगे, ठीक है, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे राजस्थान में रोड बना देंगे, सिर्फ हमारे दिल्ली में रोड बना देंगे, ठीक है, रोड है तो पूरा उसको एक नेटवर्क चाहिए होता है, ये इंडिविजिबल होती है। रोड है तो रोड से मुझे कहीं जाना होगा, ठीक है, सिर्फ अगर मेरी गली में, मेरे मोहल्ले में सिर्फ रोड है तो वो मेरे लिए कोई काम की नहीं है, उससे जब तक कि वो आगे पूरी सिटी में रोड ना हो और मैं उससे उसको यूज नहीं कर पाऊँ। इसी तरह से पूरी कंट्री में इसका जो है रोड्स का जाल बिछाना होता है। फिर इंडिविजिबिलिटी इन डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ डिमांड, कुछ डिमांड्स ऐसी ऐसी होती है जो मतलब एक साथ ही होती है, जैसे रेलवे है, रेलवे सब जगह हमको रेलवे के रेलवे स्टेशन बनाने पड़ेंगे, सब जगह रेलवे लाइंस बिछानी पड़ेगी। इंडिविजिबिलिटी इन सेविंग, किंग इन सप्लाई ऑफ सेविंग। तो इस तरह से ये जो कुछ इंडिविजिबिलिटी होती है, कुछ एक्सटर्नलिटीज होती हैं, जिसकी वजह से हमें बिग पुश की जरूरत होती है। एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, एजुकेशन भी चाहिए, क्या एजुकेशन है तो हेल्थ होगा, हेल्थ है तो एजुकेशन होगा, ठीक है, अगर एजुकेशन हेल्थ दोनों है तो हमारा लेबर जो है स्किल्ड होगा, मैन पावर हमारा अच्छा होगा, ठीक है, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो ही हम जो सामान है एक जगह से दूसरी जगह लेके जा पाएंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा एरिया में, पूरा कंट्री में फैला हुआ होना चाहिए। तो ये जो इंडिविजिबिलिटी होती है या जो एक्सटर्नलिटीज होती हैं, इसकी वजह से हमें बिग पुश की जरूरत होती है। हमें ये सारी चीजें एक साथ अपनी कंट्री में लेके आनी होगी, ठीक है, एक साथ हमें पोर्ट्स भी चाहिएंगे, एक उसके साथ साथ हमें रोड्स भी उसी वक्त चाहिएंगी, स्किल्ड लेबर भी हमें उसी वक्त चाहिएगा, सब चीजें एक साथ चाहिएगी। तो एक बड़े ह्यूज इन्वेस्टमेंट की इनिशियली जरूरत होती है, और इसे कहा रोडान ने बिग पुश। अब इस ये जो थ्योरी है इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या क्या लिमिटेशंस हैं? इन एडिक्वेट रिसोर्सेज इन लोअर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, अगर कंट्री डेवलप नहीं है तो वहां पर रिसोर्सेज जो हैं वो, उनकी रिसोर्सेज की कमी होती है इनिशियली, कई रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, कई सारी चीजें नहीं होती है, मशीनरी नहीं होती है, टेक्नोलॉजी नहीं होती है, प्रॉब्लम ड्यू टू इन्फ्लेशन, ठीक है, एक साथ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोगों के हाथों में पैसा आएगा तो वो इन्फ्लेशन भी साथ-साथ बढ़ेगा। तो वो इन्फ्लेशन जो है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप डेवलपमेंट के पाथ पर अग्रसर हों। फिर कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, सब चीज़ें एक साथ चाहिए, उनमें साथ-साथ कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर को जो रोडान है उन्होंने बिल्कुल नेग्लेक्ट किया, उन्होंने सिर्फ प्रोडक्शन पर, इंडस्ट्रीज पर ध्यान दिया, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड का जो रोल है उसको भी उन्होंने बिल्कुल नेग्लेक्ट किया, इंटरनेशनल ट्रेड पर ध्यान नहीं दिया। तो ये थी बिग पुश थ्योरी, बिल्कुल छोटी सी और बिल्कुल इजी से। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही साथ ऐसे वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। और